हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बेटा इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर जो हमारे आसपास हम देखते हैं चीजों को, क्या वो प्योर है? तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि मैटर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, मैटर की फिजिकल अपीयरेंस से आप उसे देख सकते हो। आपको वहां पे कोई भी केमिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोस प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिजिकल अपीयरेंस से देखी जा सकती हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो आप बोलते हो कि सॉलिड्स आर रिजिड, दे आर हार्ड। तो वो हार्ड है, उसके लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं बोलूं कि ये वाली चीज इस चीज से रिएक्ट करेगी या नहीं, तो वो बताएगा भैया हमें रिएक्शन करवा के देखना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की जो है बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको ये पर्टिकुलर फूड सूट नहीं करता है, यू आर एलर्जिक टू सम फूड मे बी, तो आपको कैसे पता लगेगा उसे खा के ही कि वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा है कि नहीं? तो ये तो हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि हम देख के बता सकते हैं, जिसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हम ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं। अब हम आज जो बात करने वाले हैं इस चैप्टर में वो रहेगा हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के अंदर मैटर को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, जो कि हम ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं, यहाँ पे हम उनको केमिकल कॉम्पोजिशन से क्लासिफाई करेंगे कि वो बने कैसे हैं, केमिकली वो कंबाइन कैसे हुए हैं, कैसे वो बने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन की उन्हें बनाया कैसे गया है, तो मैटर को हमने 2 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक कैटेगरी है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरी कैटेगरी है आपका मिक्सचर। तो हम बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। अब देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन कि है क्या एलिमेंट्स, क्या है कंपाउंड्स, ये बच्चों को रहता ही है। और मिक्सचर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस एज द नेम ओनली सजेस्ट कि जो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस हो जिसमें एलिमेंट और हमारा कंपाउंड आ जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। मिक्सचर किससे बना होता है? 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। अगर मैं बोलूं सैंड एंड शुगर, तो वो एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं शुगर सॉल्यूशन की, हमने शुगर को वाटर में डाल दिया, सॉल्ट को वाटर में डाल दिया, तो अगेन वो एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बेटा मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस की, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो कि एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। हमारे पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स आर देयर इन आवर पीरियोडिक टेबल टुडे। तो हम उन पे एलिमेंट्स को बोलेंगे वो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हमने कार्बन को मिक्स नहीं किया है, वहां पे हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन ओनली। तो दैट इज अ प्योर सब्सटेंस, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं बात करूं कंपाउंड की उसके अंदर, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सिर्फ वाटर की, H2O, ओनली वाटर इज देयर, तो दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बने होते हैं। तो वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फिजिकल मेथड मतलब हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, आप उन्हें हाथ से भी नहीं उठा के सेपरेट कर सकते, मैग्नेट लगा के भी आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस की खुद की एक डेफिनाइट प्रॉपर्टीज होती हैं। मिक्सचर जो होते हैं बेटा वो 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। मिक्सचर जो होते हैं अपने अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखिए, अगर शुगर को पानी में डालेंगे तो पानी भैया अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और शुगर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी। तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। टाइप्स ऑफ मिक्सचर के अंदर हमारे पास आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते। होमोजीनियस
मिक्सचर के पार्टिकल्स नेकेड आईज से विजिबल बिल्कुल नहीं होते, आप उन्हें नहीं देख सकते। जैसे कि अगर आपने नमक को पानी में डाल दिया, शुगर को पानी में डाल दिया, तो आप नहीं बता सकते कि कहां पर नमक है डिसॉल्व होने के बाद, कहां पर शुगर है डिसॉल्व होने के बाद। तो यू कैन नॉट सी दी पार्टिकल्स विद दी नेकेड आईज। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब थोड़ी देर रखने पर नमक नहीं बैठेगा बीकर में, शुगर भी नहीं बैठेगी बीकर में, तो बहुत ज्यादा स्टेबल भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम उससे लाइट बीम पास करें, अगर हम होमोजीनियस सॉल्यूशन से लाइट बीम पास करें, तो वो इजीली क्या होगा, वहां पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। पाथ ऑफ लाइट बीम इज नॉट विजिबल इन दी मिक्सचर, तो वहां पे आपको पाथ विजिबल नहीं होगा, जैसा कि आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि पाथ विजिबल नहीं होता। और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड शुगर, बिल्कुल कंप्लीटली थॉरोली मिक्स हो जाने वाले, ठीक है, होमोजीनियस, एकदम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। उसके बाद मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। कॉपर सल्फेट इज अगेन अ सॉल्ट विच इज देयर इन दी लेबोरेटरी, ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। मैंने इस पे लैब एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा डाल रखे हैं कॉपर सल्फेट से रिलेटेड चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट को भी पानी में डिसॉल्व करो, पूरी तरह कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तो वो भी क्या बनाता है बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाता है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि आप अलग से बता सकते हैं कि कहां पर कौन सी कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है। दे आर विजिबल विद नेकेड आईज, ठीक है। उसके बाद दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड, हम उन्हें छलनी से छान के, फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर लैब में हम छानने के लिए यूज करते हैं, घर पे जैसे चाय छानने के लिए छलनी यूज करते हैं ना, लैब में हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। मिक्सचर इज क्वाइट अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब आप थोड़ी देर रख देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो नीचे बैठ जाएंगे। पाथ जो है बीम ऑफ लाइट का वो विजिबल होता है, अगर हम बीम ऑफ लाइट उससे पास करेंगे तो उसका जो पाथ होगा आपको कंप्लीटली दिखाई पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर, आयरन फिलिंग्स, ये सारे क्या हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब हमें थोड़ा सा बात कर लेने चाहिए प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, pure substances are further classified into elements and compound. एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, जो फर्दर ब्रोकन डाउन, जिनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मतलब मेटल कैन बी drawn into thin sheets. Ductile, they can be drawn into wires also. They are very good conductor of heat and electricity. अगर हम बात करें एक मेटालिक पैन की, तो उसमें क्या होगा, उसका लिड जो होगा जनरली प्लास्टिक का, सिलिकॉन का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमें जलाए। हम अगर चाय बना रहे हैं, वो पैन का जो लिड होता है उसके ऊपर कवरिंग प्लास्टिक की, सिलिकॉन की दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेटल का है, मेटल में इजिली थर्मली कंडक्टिंग होता है, इजिली हीट कंडक्ट करी जा रही है, तो वो जल्दी से वो जो होता है आपका पकड़ने वाला होल्डर होगा उसे भी गर्म कर देगा, है ना। तो वो होल्डर गर्म हो जाएगा, आप उसे होल्ड करेंगे उस होल्डर से, तो वो क्या होगा, आपके हैंड्स को जला सकता है, इसलिए उसे कवर किया जाता है जनरली किसी भी और मटेरियल से जो कि थर्मली इतना ज्यादा कंडक्टिंग ना हो। तो वो हो गया हमारे पास मेटल की, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Metals are sonorous. Metals are sonorous मतलब make ringing sound when hit. Metals ringing sound produce करते हैं जब उन्हें hit किया जाता है, टन टन टन, ये मेटल में ही आवाज आती है। ऐसी आवाज आपको सिर्फ मेटल में सुनाई देती है, ठीक है, नॉन मेटल में ऐसी आवाज सुनाई नहीं देती, ठीक है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, पर मैं इस वीडियो के साथ भी उसे कनेक्ट कर देती हूँ। तो हमने आज तक अपनी किताबों में पढ़ा है कि मेटल्स आर सोनरस, मतलब हिट किए जाने पर एक रिंगिंग साउंड देते हैं, जैसे कि ये बेल रिंगिंग साउंड दे रही है। यहाँ पर भी हम मेटल्स को हिट कर रहे रिंगिंग साउंड दे रहे हैं, पर यहाँ प्लास्टिक बॉटल रिंगिंग साउंड नहीं दे रही है। तो यानी कि मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है कि जब उन्हें हिट किया जाए तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं करते। दैट इज व्हाई मेटल्स आर सोनरस। चलिए अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, दे आर नॉट लस्ट्रस। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी अपीयरेंस वाले होते हैं। ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो येलोइश या फिर सिल्वर कलर के होते हैं। नॉन मेटल
लस्ट्रस नहीं होते, उनकी अपीयरेंस इतनी लस्ट्रस नहीं होती। नॉन मेटल मैलिएबल और डक्टाइल भी नहीं होते। वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल सोनोरस भी नहीं होते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड नहीं देते। प्लास्टिक को अगर आप हिट करोगे तो रिंगिंग साउंड वैसा प्रोड्यूस नहीं करेगा जैसा आपको मेटल में मिल रहा था। उसके बाद दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में ऑलमोस्ट सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। देयर इज वन मेटल विच एग्जिस्ट एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच इज मरकरी। ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, ये चीजें ध्यान से पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन आता है। ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, बट देयर आर टू मेटल विच आर वेरी सॉफ्ट, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आर वेरी वेरी सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ ऑल्सो। सोडियम एंड पोटेशियम को आप नाइफ से कट भी कर सकते हो। नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल ज्यादातर जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस वाले नहीं होते। पर वहीं एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी अपीयरेंस वाला होता है, जिसमें आता है बेटा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड नॉन मेटल आपके पास ब्रोमीन है और लिक्विड मेटल आपके पास क्या है, मरकरी। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अब आते हैं मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, मेटलॉइड्स। जिसमें आपका आता है बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम किस कैटेगरी में आते हैं, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल की शो करते हैं। आपके जो है मेटलॉइड्स, दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड दे शो सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एज वेल। तो ये हो गए हमारे मेटलॉइड्स। तो अभी हमने बात किया प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स की, तो अब हम बात करने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड की। कंपाउंड जो है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं, एकदम जुड़ जाते हैं फिक्स रेशो में, तो वो बनाता है कंपाउंड। अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर इज अ कंपाउंड H2O, फिक्स रेशो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर के साथ अटैच्ड है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच्ड है यहाँ पे, और वाटर में हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही रहने वाला है। भले ही आप वो वाटर वेल से ले लो, भले ही आप वो वाटर टैप से ले लो, या कहीं से भी ले लो, फिक्स रेशो रहेगा H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन विल बी देयर इन वाटर ऑलवेज। ये रेशो बदलने वाला नहीं है, ये केमिकली कंबाइन किए गए हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन किया गया है एक फिक्स रेशो में, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन नहीं हो सकते, H3O नहीं हो सकता, H4O नहीं हो सकता, H5O नहीं हो सकता। तो व्हेन two atoms combine in a fixed ratio they form a compound. So when hydrogen and oxygen are combining in a fixed ratio, तो वहां पे आपको क्या मिल गया है, compound. Water is a compound. In the same way carbon dioxide CO2 is also a compound, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशियो में जो है कंबाइन किए गए हैं, CO2, वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन, सो इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से शुगर इज ऑल्सो अ कंपाउंड, C12H22O11 इसका केमिकल फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो गया। इसी तरीके से ग्लूकोज C6H12O6 इज अ कंपाउंड, जिसमें ये फिक्स रहेंगे, इनको आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, वाटर से ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं निकाल पाओगे। आपको इसके लिए केमिकल मेथड की जरूरत है, और उस केमिकल मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जिससे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से सेपरेट कर सकते हो। इससे आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से निकाल सकते हो इस मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मींस ब्रेकेज। ब्रेकेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड आई होप इज वेरी क्लियर टू यू, जिसमें हमारे पास टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, इन आ फिक्स्ड रेशो करते हैं। उसके बाद डिफरेंट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, देयर कंपोनेंट्स की जो देयर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इज डिफरेंट एज कंपेयर टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, दे कंबाइन केमिकली टू फॉर्म H2O, राइट। वाटर यूज किया जाता है आग को बुझाने में, और ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कंबशन। वहीं मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अलग हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज से। तो यानी कि जो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज है जिनसे मिलके वो कंपाउंड बन रहा है, वो कंप्लीटली अलग है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी से। ठीक है,
यहाँ पे आप कंपोनेंट्स को केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, कंपाउंड्स को आप केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, वही मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हो। और मिक्सचर के अंदर हम बात करें तो वो प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट्स की शो करता है, कंपाउंड्स अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। कॉम्पोजिशन कोई भी रेशो हो सकती है, दो दालों को मिक्स कर दिया, किसी भी रेशो में मिक्स कर दिया, आपका मिक्सचर बन गया। शुगर में शुगर में वाटर में शुगर डाल दिया या सॉल्ट में शुगर डाल दिया, तो किसी भी रेशो में डाल दिया, डजंट मैटर, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो शुगर अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा वाटर में, और वाटर अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, पानी का अलग रहेगा आपका और नमक का अलग रहेगा। ठीक है, शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो भी दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है तो हमारा मिक्सचर बन जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए इनके डिफरेंसेस को, मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंसेस को। हम बात करने वाले हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, अब उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसमें इतना एक्सेस अमाउंट डिसॉल्व हो गया कि अब उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की रूम टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, उसमें आप और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में जो है इंक्रीज होती है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। पर जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने कोई सॉल्यूशन बना दिया, अब उसमें आप देख रहे हैं कि और शुगर उस पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही है, आप हीट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को और फिर आप शुगर ऐड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे शुगर डिसॉल्व होती जाएगी, पर जैसे ही आप ठंडा करेंगे वो शुगर वापस से बाहर आ जाएगी। आपने धक्के से डिसॉल्व करवाया टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो थोड़ा गैप इंक्रीज हो जाता है। वो गैप इंक्रीज तो हो गया, पर वापस से टेम्परेचर लो आएगा, वो गैप वापस से कम हो जाएगा और वो जो सॉल्यूट है वो उछल के बाहर आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid increases, temperature increase करने से solubility of solid in liquid increases। तो we are talking about a particular temperature, we are here talking about a saturated solution which is always taken at a particular temperature, क्योंकि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, and if we are talking about another solution which is at 100 डिग्री सेल्सियस, we cannot compare them। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की और नहीं है उसमें कैपेसिटी डिसॉल्व होने की, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर हम उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करवाते हैं तो हमें टेम्परेचर का वहां पे क्या है इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही और सॉल्यूट जो है बच्चे डिसॉल्व हो पाएगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थोड़े दिन पहले चॉकलेट खाते टाइम उसके ऊपर ये शुगर पार्टिकल्स देखने को मिल गए, और ये थे शुगर पार्टिकल्स ही, टेस्ट किया मैंने। तो यहाँ पे पैन के अंदर हमने पानी लिया और उसके अंदर हमने डाला शुगर। एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। पर टेम्परेचर बढ़ाने में एक्सेस सॉल्यूट जो है शुगर डिसॉल्व हो गया, पर एक टाइम के बाद ठंडा होने के बाद वो वापस से बाहर आ जाएगा उछल के। तो यही इस चॉकलेट के साथ मे बी हुआ होगा, शुगर डिसॉल्व हो गई, ठंडा करने पे बाहर आ। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? मिक्सचर वो जिनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर्स जिनकी कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। होमोजीनियस के अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर मैं सॉल्ट इन वाटर डालूं, शुगर इन वाटर डालूं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा हमारा। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस कैटेगरी में आता है। हेट्रोजीनियस, अगर मैं सैंड इन वाटर डालूं तो देन दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सैंड इन वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है। हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो चलिए अब हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिटेल में जो है डिस्कस कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें डिस्कस करना है आज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की दो कैटेगरी हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो अब सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। होमोजीनियस मिक्सचर में आता है सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। अब मुझे बताइए कि होमोजीनियस मिक्सचर, ये सॉल्यूशन क्या हमेशा लिक्विड होगा? नहीं, कोई भी चीज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है तो वो होमोजीनियस कहलाएगी, जिसमें हमारे पास एलॉयज भी आते हैं। ठीक है, एलॉयज क्या है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर? एलॉयज मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे स्टेनलेस स्टील हम घर पे यूज करते हैं, वो मेटल अलग अलग दो टाइप के मेटल से मिलके बना है, तो वो हमारा एलॉयज में आएगा। तो जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन लिक्विड ही हो, वो कोई और स्टेट में भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ऑलवेज होमोजीनियस। सॉल्यूशन के बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड देन अदर वन इज सॉल्वेंट। ज्यादातर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट क्या है, कम क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुगर इन वाटर की बात की, सॉल्ट इन वाटर की बात की, तो यहाँ पे शुगर और सॉल्ट क्या है हमारा? सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर। प्रॉपर्टीज हमारी सॉल्यूशन की क्या होती है? ये होमोजीनियस है। नेकेड आइज से अगर आप देखना चाहो कि सॉल्ट कहाँ है, शुगर कहाँ है, तो यू कैन नॉट सी इट बाय योर नेकेड आइज। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, उनको अगर आप फिल्टरेशन से, किसी फिल्टर पेपर से सेपरेट करने की कोशिश करो, छलनी से, मैं नॉर्मल बात करती हूँ घर पे, अगर आप चाहो कि छलनी से चीनी को अलग कर दो पानी से, होगा? नहीं होगा। तो इसी तरीके से लैब में फिल्टर पेपर्स होते हैं, घर में हम छलनी यूज करते हैं, लैब में फिल्टर पेपर होता है, तो फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाएगी, चीनी पानी से बिल्कुल नहीं होगी। तो ये फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं होता। सॉल्यूट जो होता है, जैसे चीनी, या फिर यहाँ पे अगर हम नमक की बात करें, तो थोड़ी देर अगर हम उस पानी को रख दें, नमक और चीनी वाले पानी को, तो वो नीचे बैठेगा? नमक या चीनी नीचे बैठ जाएगी बीकर में? नो, इट विल नॉट सेटल डाउन। तो सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। अगर आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि व्हेन वी वर पासिंग बीम ऑफ लाइट थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, वो स्कैटर नहीं हो रही थी। तो बीम ऑफ लाइट विल नॉट स्कैटर्ड व्हेन इट इज पास थ्रू होमोजीनियस मिक्सचर। और आई वुड से कि सॉल्यूशन से जब बीम ऑफ लाइट पास होती है तो वो स्कैटर नहीं होती। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आता है हमारा सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं बच्चे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है जिसकी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बेटा हमारे पास दो कैटेगरी है, एक है कोलॉइड्स और दूसरा है सस्पेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स क्या होते हैं? देखो, मिल्क इज अ कोलॉइड। देखने को आप कहोगे भैया मिल्क तो पूरी तरह ठीक ठाक है, उसमें तो कोई दो अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो पर आपको नहीं दिख रहे हैं, पर उसमें है, फैट्स है मिल्क में, देयर आर अदर कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके बना है मिल्क, पर वो इतने छोटे हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। कंपोनेंट्स इतने छोटे हैं कि उन्हें नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते, वो होते हैं कोलॉइड। जैसे कि मिल्क इज अ कोलॉइड, ब्लड इज अ कोलॉइड, तो ये हो गए हमारे कोलॉइड्स। कोलॉइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। स्टार्च इन वाटर, स्मोक, मिल्क, ये सारे क्या हो गए बेटा? कोलॉइड्स। एयर कंटेनिंग डस्ट, ये सारे हो गए हमारे पास कोलॉइड्स। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। उसके बाद कोलॉइड के मिल्क के पार्टिकल आप देख सकते हो? आप बिल्कुल नहीं देख सकते मिल्क के पार्टिकल। उसके बाद हमारे पास आता है कोलॉइड्स को हम फिल्टरेशन से, मिल्क को अगर आप छलनी पे डालो तो मिल्क क्या सेपरेट हो जाएगा अलग फैट्स में, प्रोटीन्स में? नो, इट विल नॉट बी सेपरेटेड। तो फिल्टरेशन से आप मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते। कोलॉइड्स को दो कंपोनेंट में अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक मेथड जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। उसका मतलब है, घर पे मलाई होती है, मम्मा चर्न करती है मलाई को, चर्न करने से उससे क्या मिलता है? आपको बटर मिलता है। दिखने में वो मलाई में आपको नहीं दिख रहा था कि कुछ और कंपोनेंट भी है, पर उसे चर्न किया गया तो उससे क्या मिला? हमें बटर मिला। तो उसे कहते हैं, उस टेक्निक को हम लेबोरेटरी में एक मशीन यूज करते हैं, उस मशीन में हम सैंपल डालते हैं तो वो दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे? बहुत तेजी से वो मशीन उसे घुमा देती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ऑल्दो ये चीजें आपके एनसीईआरटी से कट हो चुकी हैं, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि स्टिल आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में इस पे आज भी क्वेश्चंस हैं, तो यू मस्ट नो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैंने एक बेसिक सा आपको जनरल सा आइडिया जो है दे दिया है। अगर आप मिल्क को थोड़ी देर रख दो तो मिल्क के पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, वैसे का वैसे रहेगा। तो मिल्क जो है, कोलॉइड्स जो है बेसिकली दे आर स्टेबल। अगर कोलॉइड से
लाइट बीम को पास करते हो तो वो स्कैटर हो जाएगी, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो वो स्कैटर हो जाएगी। और इस चीज को हम कहते हैं कि लाइट बीम जो है कोलॉइड स्कैटर करता है। और इसी फिनोमिना को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। जब फॉरेस्ट के अंदर लाइट एंटर करती है तो आपने देखा स्कैटरिंग सी होती है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो यही टिंडल इफेक्ट है जो कि ये शो करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक और, जो कि है सस्पेंशन। चौक को पानी में डाल दिया तो चौक कितनी भी कोशिश कर लो मिक्स होने वाला नहीं है, और उसके पार्टिकल्स भी आप नेकेड आई से देख पाओगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, चौक पाउडर इन वाटर, ये क्या हो गए आपके सस्पेंशन। सस्पेंशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नेकेड आई से आप इसे देख सकते हैं। अगर आप छलनी से इसे सेपरेट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके पार्टिकल्स थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएंगे तो इट इज क्वाइट अनस्टेबल। इतना सा थोड़ा सा भी इसे मूव कर दोगे तो इधर भागने भी लगेंगे पार्टिकल। तो सॉल्यूशन दिस सस्पेंशन इज क्वाइट अनस्टेबल। पार्टिकल्स इसके लाइट बीम को स्कैटर भी करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया था कि जब लाइट को कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कोलॉइड जो होता है उससे लाइट से टकरा के उसके पाथ को विजिबल कर देता है, लाइट स्कैटर हो जाती है। तो इस स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा इमेजेस टिंडल इफेक्ट की। जैसे कि एक रूम में लाइट एंटर कर रही है तो वो क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। डेंस फॉरेस्ट में लाइट एंटर कर रही है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या होता है बेटा, टिंडल इफेक्ट। आपकी स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी। तो ये था हमारा ऑल अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जैसे हमने चीनी को पानी में डाला तो कितनी चीनी पानी के अंदर है वो बताएगा हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन, कितना हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है और कितना कॉन्सेंट्रेटेड। अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है आपको पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास सॉल्यूट होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमेशा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। दोनों मिलके हमारा बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट जैसे कि अगर मैंने शुगर को वाटर में डाला तो हमारा शुगर क्या होगा, सॉल्यूट, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। अब अगर मैं सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, यानी कि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, वो थिक हमारा सॉल्यूशन जो है बन जाएगा। तो वो सॉल्यूशन होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड में जनरली हमारे पास सॉल्यूट क्या होता है, मोर, और सॉल्वेंट क्या होता है, लेस। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमारा जो सॉल्यूशन है दैट विल बी अ कॉन्सेंट्रेटेड वन, सॉल्यूशन विल बी अ कॉन्सेंट्रेटेड वन। और अगर हम दूसरे तरीके से जाते हैं, पानी बहुत सारा है, शुगर कम है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट। सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट। अगर हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो वो हमारा हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दिस इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड थिक सॉल्यूशन जैसे कि चाशनी, ठीक है, और वहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें बहुत सारा पानी होता है भैया, मिठास भी कम लग रही है, इतनी शुगर कम है, मतलब जिसमें कहने का मतलब है सॉल्वेंट ज़्यादा है और हमारा सॉल्यूट जो है वो कम है, दैट सॉल्यूशन विल बी दी डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास आता है, हमने बात कर लिया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट या फिर पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। तो ये हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताने वाला है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं, देखो एज द नेम ओनली सजेस्ट, हमने बात भी कर लिया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर टोटल में से आप फाइंड आउट कर रहे हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, जैसे कि आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हो, कितने मार्क्स आए आपके, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्कोरिंग 95 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो आपका टोटल आपका हो गया 100 और आपने कितने में से स्कोर किया, 95 में से। तो इस कुछ तरीके से हम जो है कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप पूरे के पूरे सॉल्यूशन में से फाइंड आउट कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर शुगर कितनी है ये फाइंड आउट कर रहे हो।
ठीक है। अगर आप पूरे सॉल्यूशन में से कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो आप डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा सॉल्यूशन लोगे, और इन केस यू आर यूजिंग ओनली द सॉल्वेंट पार्ट तो आप डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लोगे। तो चलिए अब इनके हम मेथड्स देख लेते हैं फॉर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है बेटा? द फर्स्ट मैथड फॉर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन इज मास बाय मास परसेंटेज। ये होगा हमारा कितना हमने सॉल्यूट, कितनी हमने चीनी ऐड की है, कितना हमने सॉल्यूट ऐड किया। फॉर एग्जांपल हमारा सॉल्यूट क्या है? शुगर। हमने कितना शुगर ऐड किया है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस, मान लो हमने यहाँ वाटर में लिया है तो शुगर प्लस वाटर, टोटल में कितना हमारे पास शुगर है वो हमें मास बाय मास परसेंटेज बताएगा। और मास ऑफ शुगर लोगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लोगे, क्योंकि मास बाय मास परसेंटेज है ना। फॉर एग्जांपल यार यू हैव टेकन 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 20 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल सॉल्यूशन हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन का मास 10 + 20 हमारे पास 30 ग्राम हो गया टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10 + 20 30 ग्राम का हमारे पास टोटल सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूँ 10% मास बाय मास परसेंट आपको गिवन है, 10% मास बाय मास परसेंट, 10% मास बाय मास परसेंट के फॉर्म में आपको सॉल्यूशन गिवन है। तो क्या मतलब है? 10 ग्राम सॉल्यूट इज गिवन इन 10% का मतलब क्या है? 10%, 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 10% मास बाय मास परसेंट का मतलब है 10% मास बाय मास का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया हमारे पास 10%, अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज के टर्म्स में गिवन है। तो ये था हमारा मास बाय मास परसेंटेज है। जो हमारा नेक्स्ट मेथड आ रहा है, हमारा ये नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे आप जो सॉल्यूट होगा उसको तो आप मास के फॉर्म में लोगे, ग्राम्स में लोगे, और आपको डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिवन होगा सॉल्यूशन का। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर इन 200। तो ये आपको गिवन है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि आपको ग्राम गिवन है तो आप वॉल्यूम को यहाँ पे 1 लीटर ना लेके मिलीलीटर्स में चेंज कर दीजिएगा, ग्राम्स पर मिलीलीटर में ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है बेटा फाइंड आउट कर सकते हो। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आए तो आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी क्लियर टू यू। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं सारे क्वेश्चंस जो है कवर करता हूँ। चलिए, थैंक यू।